आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक कार्यक्रम है और यह शैक्षिक नीति में 6 आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित है। असर्शन है ये रीज़न। स्वयं को इन्फोसिस की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सहयोगपूर्वक विकसित किया गया है। सो इंग्लिश में देखते हैं। स्वयं इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिज़ाइन टू अचीव द 6 cardinal principles of education policy. Version Swayam has been developed cooperatively by Minister of Human Resources Development and All India Council for Technical Education with the help of Infosys. तो इसका जो assertion है वो तो रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक कार्यक्रम है, पर शिक्षा नीति के इसमें 3 आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित है। उसमें है पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता। और जो इसका सेकंड है रीज़न, स्वयं को इन्फोसिस की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सहयोगपूर्ण विकसित किया गया है, ये राइट हो जाएगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अनुक्रिया के सदृढ़ीकरण के बिना घटित होना बताया जाता है और इसमें संसाधित की जाने वाली सूचना के तरीकों में परिवर्तन शामिल प्रतीत होता है। ए है निष्क्रिय अधिगम, बी अव्यक्त अधिगम, सी सक्रिय अधिगम, डी सूक्ष्म दृष्टि अधिगम। सो इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू ऑकर विदाउट रेनफोर्समेंट्स ऑफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस एंड सीम टू इन्वॉल्व चेंजेस इन द वे इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड। अव्यक्त अधिगम, इसका क्या हो जाएगा? अव्यक्त अधिगम। इसका अव्यक्त क्यों अधिगम हो जाएगा? क्योंकि कोई भी यह जो अधिगम है, यह एक ऐसा अधिगम है जो अधिगम के समय शिक्षार्थी के व्यवहार में स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, लेकिन जो बाद में प्रकट होता है। मतलब कोई चीज़ हम जब सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी समय ही उसको सीख के अप्लाई करें। हम कुछ सीखते हैं, उससे प्रोत्साहित होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार उसको फिर उपयोग में लाते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं हम अव्यक्त अधिगम, जो विशिष्ट अनुक्रिया के सदृढ़ीकरण के बिना घटित होना बताया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ब्राउन और स्यूफेक्टली पार्कर के अनुसार सहयोगात्मक अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी निरूपण, सी विचार मंथन, डी समूह संसाधन, ई सामाजिक कौशल। इसको इंग्लिश में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड पार्कर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब कोऑपरेटिव लर्निंग से आप समझ ही रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग जब हम साथ में मिलकर कोई चीज़ सीखते हैं, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा कोई चीज़ सीखी जाती है और उसके आपस के जो उनके संसाधन है उसका यूज़ करके वो चीज़ सीखते हैं। जैसे सरकारी अधिगम एक ऐसा शिक्षण है, अधिगम है, जिसमें एक कक्षा के छात्र अपने छोटे छोटे विभिन्न समूहों में बांटकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, और सरकारी अधिगम में
आपस में मिलकर किसी विषय से संबंधित ज्ञान को संग्रहित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा व्यक्तिगत अधिगम, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और हाँ, समूह संसाधन और सामाजिक कौशल, मतलब इसका हो जाएगा सी, ए, डी और ई। नेक्स्ट, देखते हैं हम। हर्बर्ट के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम के शिक्षा शास्त्र संबंधी तत्वों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है तैयारी, साहचर्य, सी प्रस्तुतिकरण, डी अनुप्रयोग, ई सामान्यीकरण। इसको इंग्लिश में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, अरेंज द एलिमेंट ऑफ पेडागॉजी of teaching and learning in a sequence. First preparation, B association, C presentation, D application, then generalization. तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण में अधिगम के शिक्षा शास्त्र संबंधी तत्वों को हम अनुक्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम तैयारी करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, साहचर्य, फिर सामान्यीकरण और फिर अनुप्रयोग। इसका हो जाएगा सी। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, देन प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, फिर एप्लीकेशन। हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेमिंग के VAR के अधिगम निर्देश के अनुसार कौन सी अधिगम शैलियाँ हैं? मतलब इसमें आपको फ्लेमिंग के VAR के अनुसार कौन कौन सी अधिगम की शैलियाँ हैं वो बताना है। तो इसमें कौन कौन सी अधिगम की शैलियाँ हैं? तो वो हैं दृश्यक, श्रवणक, पठन लेखन और गतिबोधक। What are the learning style according to Fleming's work model of learning? तो हो जाएगा विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग एंड किनेस्थेटिक। नेक्स्ट, देखेंगे। गैर तकनीक और गैर वैज्ञानिक निर्देश के अंतर्गत
निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यचर्या विकास निर्देश आते हैं? ए खुली कक्षा निर्देश, गुडलैट का निर्देश, रोजर्स का अंतर्वैयक्तिक निर्देश, विंस्टन और फेंटनी निर्देश और टाबा का निर्देश। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कम development model come under non-technical and non-scientific model? First, open classroom model, Goodland model, Rogers model of interpersonal relation, Winston and Fentany model and Tabas model। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो गैर तकनीक और गैर वैज्ञानिक निर्देश है, मतलब जो वैज्ञानिक नहीं है और जो तकनीकी नहीं है, यह एक ऐसे प्रतिमान है जिसमें विशिष्ट तकनीक और वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग नहीं होता। अब एक गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल एंड नॉन साइंटिफिक मॉडल, इसमें क्या होगा, खुली कक्षा निर्देश होगी, रोजर्स मॉडल होगा और विंस्टन एम फेंटली मॉडल्स होगा। तो क्या हो जाएगा इसका बी, ए, सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की विस्तार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? ए है विचारों की बृहत मात्रा का उत्पादन, बी है प्रदत्त प्रतिपुष्टि के साथ लघु सोपान प्रस्तुतीकरण, सी है सुबोध भाषा में विषय वस्तु की प्रस्तुति, डी है सहभागियों के बीच विषय आधारित अन्योक्रिया। उसको इंग्लिश में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड ऑफ टीचिंग? अब शिक्षण की विस्तार मंथन विधि को हम कैसे वर्णित कर सकते हैं? जब हम शिक्षण की विस्तार विधि को वर्णन करेंगे तो इसमें विचारों की बृहत मात्रा का उपयोग पाएगा, उत्पादन होगा। जब हम विचारों की बृहत मात्रा का उत्पादन करेंगे तो यह शिक्षण मंथन की सर्वोत्तम ढंग की वर्णित की गई एक विधि है। इसमें विचार मंथन विशेष समस्याओं को सुलझाने, जानकारी सुलभ कराने और रचनात्मक सोच को और नए विचारों को विकसित करने के लिए इस सब को सम्मिलित किया गया है। किसमें? विचार की बृहत मात्रा के उत्पादन में। इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी एक शिक्षण की, कि कैसे हम विशेष समस्याओं को सुलझाएंगे, कैसे हम जानकारी सुलभ कराएंगे और रचनात्मक सोच को कैसे डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिगमगर्ता उन्मुखी उपागम की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ए, यह उनमें पाठ्यचर्या पर आधारित होता है, यह विषयगत मामलों के सहकारी निर्धारण पर केंद्रित होता है, यह मुख्यतः शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है, यह उद्दासन की विविधता पर बल देता है। उसको इंग्लिश में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर अप्रोच? अब लर्नर सेंटर अप्रोच में क्या होगा कि एक तो यह पाठ्यचर्या पर आधारित है, इसमें पाठ्यचर्या का तो कोई प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो तो शिक्षक के लिए रहेगा। यह विषयगत मामलों के सहकारी निर्धारण पर केंद्रित होता है और यह उद्दासन की विविधता पर बल देता है। ठीक है, इसका सी तो नहीं होगा क्योंकि यह मुख्यतः शिक्षण की आवश्यकताओं पर केंद्रित होगा। शिक्षक की आवश्यकताओं का इससे कोई रिलेशन है नहीं, तो इसका हो जाएगा बी और डी। इट इज़ सेंट्रल ऑन कोऑपरेटिव डिटरमाइन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इट लेज एम्फेसिस ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, नेक्स्ट हाँ,
स्वयं स्वयं प्लेटफॉर्म कक्षाओं में पढ़ाए गए सभी पाठ्यक्रमों के संचालन को सुसाध्य बनाता है। कक्षा 5वीं से परास्नातक तक केवल बी केवल कक्षा 11वीं से स्नातक पूर्व स्तर तक, सी केवल परास्नातक तक, डी कक्षा 9वीं से परास्नातक तक। तो क्या हो जाएगा कि जो स्वयं है वो प्लेटफॉर्म किस लिए है? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मंच के माध्यम से हम क्या करते हैं कि कक्षा 9वीं से लेके परास्नातक तक सभी पाठ्यक्रम की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शिक्षण शास्त्रीय कौशलों के प्रमुख अव्यय है? ए विषय वस्तु का ज्ञान, बी अधिगमकर्ता का व्यक्तित्व, सी विषय वस्तु और अधिगम की संकल्पनाओं की विद्यार्थी की समझ, डी अधिगमकर्ता की बुद्धिलब्धि और ई है शिक्षण रणनीति। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वाइटल एलिमेंट ऑफ पेडागोजी स्किल? तो इसके अंतर्गत आएगा शिक्षण शास्त्रीय कौशल। अब शिक्षण शास्त्रीय कौशल क्या होता है? जब हम प्रत्यक्ष रूप से एक अध्यापक जो है अधिगम को सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से शिक्षण के कार्यों को जो व्यवहार में लाता है, उसमें जैसे वो क्या करेगा कि एक तो उसको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा विषय वस्तु और अधिगम की संकल्पनाओं की विद्यार्थी की समझ, मतलब विद्यार्थियों को कितना समझ में आ रहा है, उसके कंसेप्शन उनको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसकी शिक्षण की रणनीति क्या है। जब एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक तो विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को समझ में कितना आ रहा है, सामने विद्यार्थी उस चीज़ को कितना ग्रहण कर रहा है और शिक्षण की रणनीति क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर वो उसमें शिक्षण शास्त्रीय कौशल के जो हैं ये सारे के सारे प्रमुख अव्यय हैं। अब एक ये है, इन शिक्षण के ADDIE मॉडल के अनुसार डी का क्या अर्थ है? अभिकल्प और विकास, विकास और परिनियोजना, अभिकल्प और परिनियोजना, समर्पण और विकास। इन द मॉडल ऑफ टीचिंग एडल, the letter D stand for design and development, B development and development, C design and development, D dedication and development। तो क्या हो जाएगा इसमें कि जो एडल एक शिक्षण मॉडल है, इसका प्रयोग अनुदेशात्मक डिज़ाइनों और प्रशिक्षण विकासकर्ता द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने के लिए किया जाता है। इसके 5 चरण हैं, विश्लेषण है, डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। तो इसमें डी जो है वो किस पे स्टैंड है? तो डी जो है डिज़ाइन और डेवलपमेंट, डिज़ाइन और डेवलपमेंट, इसका आंसर हो जाएगा सी।
इसका डायग्राम है। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, हो नहीं रहा है, बटन प्रेस नहीं हो रहा है। लास्ट, किस उच्चतम क्रम के ज्ञान से किसी विद्यार्थी द्वारा प्रदत्त अध्यक्ष सामग्री के अधिगम के स्तर और अधिगम की गति में अंतर उत्पन्न हो सकता है? तो इसका हो जाएगा पराज्ञान, बी हो जाएगा व्हाट हायर नॉलेज कैन मेक ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाउ वेल एंड क्विकली। इसका परासंज्ञान देखेंगे। परासंज्ञान क्या होता है? सॉरी, 2 मिनट। परासंज्ञान उच्चतम क्रम के ज्ञान से किसी विद्यार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री के अधिगम के स्तर और अधिगम की गति में अंतर उत्पन्न हो सकता है। परासंज्ञान सोचने और विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। आप क्या, कैसे और क्यों सोचते हैं, ये बता रहे हैं जॉन फ्लेवन। जॉन फ्लेवन ने पहली बार 1917 के दशक के अंत में परासंज्ञान के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया गया था। इनके ज्ञान के 7 प्रकार हैं। मुखर ज्ञान, निहित